नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फिर से एक बार हिंदी की तैयारी के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय दिया था। आज हम बाणभट्ट की आत्मकथा का अध्ययन नेट सेट की दृष्टि से करेंगे, क्योंकि बाणभट्ट की आत्मकथा यह उपन्यास बहुत ही बड़ा और बहुत ही विस्तृत है, जो बाण के जीवन पर या बाणभट्ट के जीवन पर आधारित है। अब इस उपन्यास का अध्ययन हम नेट की परीक्षा की दृष्टि से करने वाले हैं। तो चलिए बाणभट्ट की आत्मकथा इस उपन्यास को देखते हैं। प्रकाशन, इस उपन्यास का प्रकाशन 1946 में राजकमल प्रकाशन से हुआ है। इसका नवीन प्रकाशन भी हुआ है, 1 सितंबर 2010 को किया गया। अब बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। हम इस उपन्यास का विषय कह सकते हैं कि जो सम्राट हर्षवर्धन के कालीन जीवन और वहाँ की तत्कालीन समय की सामाजिक व्यवस्था का चित्रण भी इसमें मिलता है। अर्थात फिर से एक बार, हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत उदाहरण यानी ये उपन्यास है। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है और इस उपन्यास में जो बातें आई हैं, इसमें नारी के 3 रूपों का चित्रण किया है। एक प्रेमिका का रूप, एक सन्यासिनी का रूप और दूसरा धर्म पत्नी का रूप। ठीक है। अब इस उपन्यास के बारे में बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी की है, बहुत सारे आलोचकों ने इस उपन्यास पर टीका टिप्पणी भी की है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा इस उपन्यास पर कुछ टिप्पणी किया है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहले है डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। फिर से एक बार, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा कि बाणभट्ट की आत्मकथा एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। दूसरा, श्री भगवत शरण उपाध्याय कहते हैं कि श्री द्विवेदी जी की बाणभट्ट की आत्मकथा भी बाण की कादंबरी की ही भांति एक रोमांस है। यानी श्री भगवती शरण उपाध्याय कहते हैं कि श्री द्विवेदी जी की बाणभट्ट की आत्मकथा भी बाण की कादंबरी की ही भांति एक रोमांस है। ठीक है। और तीसरे हैं नलिन विलोचन शर्मा। वैसे बहुत सारे आलोचकों ने इस पर टीका टिप्पणी की है, लेकिन जो कुछ मुझे महत्वपूर्ण लगे वही आलोचकों की टिप्पणी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं, अगर मुझे हिंदी के 2-3 उत्कृष्ट ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम लेने को कहा जाए तो बाणभट्ट की आत्मकथा उनमें से एक ज़रूर होगी। यानी अगर हिंदी के 2-3 उत्कृष्ट ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम लेने को कहा जाए तो बाणभट्ट की आत्मकथा उनमें से एक ज़रूर होगी। यानी इतनी विशेष बात, ऐतिहासिक उपन्यासों में से पहले 1-2 नंबर पर आने वाली ये बाणभट्ट की आत्मकथा, ये उपन्यास है। ठीक है। अब इसके बाद, अब इस उपन्यास में आने वाले जो मुख्य पात्र हैं, उन मुख्य पात्रों को मैं आप लोगों को नाम बता देती हूँ। ठीक है। पहला मुख्य पात्र है जो बाणभट्ट, आप सभी को पता है क्योंकि बाणभट्ट की आत्मकथा शीर्षक ही है उपन्यास का। तो बाणभट्ट, और बाणभट्ट जो भावुक है, स्वाभिमानी है, शिष्टाचारी है, नारी के प्रति अगाध सम्मान एवं श्रद्धा उसके मन में है। बाणभट्ट और बाण का ही पूरा जीवन चित्र इस उपन्यास में आया हुआ है। तीसरा पात्र है दूसरा न्यूनिया या निपुणिका, ये निपुणिका है। और तीसरा है महादेवी भट्टिनी या भट्टिनी। उसके बाद कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, लोरिक देव, अघोर भैरव, सुगत भद्र, पुजारी, महामाया, सुचरित्रा और भूर्व शर्मा।
यानी ये सब जो पात्र हैं इसमें निपुणिका और भट्टिनी, यानी लगभग इस उपन्यास में हमको सिर्फ 3 पात्र मुख्य रूप से दिखाई देते हैं, जिसमें भट्टिनी, निपुणिका और बाणभट्ट। निपुणिका जो है अपने को निशेष भाव से जो दूसरों को देने में या जीवन की सार्थकता देखती है, वह निपुणिका है। और भट्टिनी जी है सब कुछ भूल जाने की साधना में वह लीन रहती है, सब कुछ भूल जाने की। और बाणभट्ट का चरित्र तो आपको पता है कि ये एक प्राचीन कवि है और बहुत ही एक अच्छे पुरुष है, योद्धा है। यानी प्राचीन कवि बाण के बिखरे जीवन सूत्रों को बड़ी कलात्मकता से गूंथकर एक ऐसी कथा भूमि निर्मित की है जो जीवन के सत्यों से या सत्यों से रहस्यमय होकर साक्षात्कार कराती है हमें। यानी बाणभट्ट के जीवन के एक एक सूत्रों को जो हमें देखते हैं प्राचीन साहित्य में बिखरे हुए, उन सूत्रों को जोड़कर लेखक ने इस उपन्यास में एक माला बनाई है और जो माला पूरे बाणभट्ट के जीवन को प्रस्तुत करती है और पाठकों के सामने उसका साक्षात्कार भी करवाती है। ठीक है, अब ये हो गए उसके उपन्यास के पात्र। अब पात्र के बाद इस उपन्यास में जो आई हुई कथा वस्तुएं या कथा है या बाणभट्ट की, अगर जब तक हम बाणभट्ट की समीक्षा नहीं देखेंगे या उसकी कथा पढ़ेंगे नहीं, तब तक ये उस उपन्यास में क्या है हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, अब हमें जो नेट की दृष्टि से अध्ययन करना है, वह अध्ययन इस दृष्टि से कि हमें बाणभट्ट के या इस उपन्यास का विषय जो मैंने आपको बता दिया है कि हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है ये, और समाज का चित्रण भी इसमें आया है। प्रेम की उच्चता का भी संदेश इसमें है। प्रेम यहाँ मिलन नहीं है, ये यहाँ प्रेम का मिलन न होकर भी प्रेम बहुत ही उच्च कोटि का है इस उपन्यास में। ठीक है, अब इस उपन्यास की कथा वस्तु हम देखेंगे। मैं देखा है आज हम बाणभट्ट की आत्मकथा या उपन्यास की इसमें समीक्षा या कथा वस्तु देखेंगे संक्षिप्त में। ठीक है, अब इसमें जो मुख्य पात्र आया है बाणभट्ट। बाणभट्ट का जन्म प्रख्यात वात्स्यायन वंश में हुआ था। यह वंश अपनी विद्वता के कारण समूचे भारत में समाहित था। बाण के पितामह के ग्रह वेदाधियों से भरे रहते थे। उनके घर की सुख सारिकाएं भी विशुद्ध मंत्रोच्चारण कर लेती थी। यही कारण था कि उस समय के विद्यार्थी उनसे डरते रहते थे, क्योंकि वे उनके अशुद्ध पाठों को सुधार दिया करती थी। बाण के पिता 11 भाई थे, यानी पिता के 11 भाई थे, जिनमें से एक चित्रभानु भी थे। बाण इन्हीं के पुत्र हैं। बचपन में ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। जब ये 14 वर्ष के होते थे उनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। यानी माता पिता का छत्र बचपन में ही चले जाने के कारण ये थोड़े अपने जीवन से या अपने घर परिवार से विभक्त हो जाते हैं। और इनके एक चचेरे भाई भी थे जिनका नाम उड़पति था। ये अपने समय के प्रसिद्ध तार्किक थे। इन्होंने ही वसभूति नामक बौद्ध भिक्षु को शास्त्रार्थ में पराजित किया था, जिसके कारण महाराज हर्षवर्धन, तत्कालीन जो राजा थे महाराज हर्षवर्धन, के मन में इनकी विद्वता की गहरी छाप पड़ गई थी और बाद में ये वैदिक मत की ओर भी प्रवृत्त हो गए थे। अब बाण का वास्तविक नाम दक्ष था, किंतु जब वे अपने परिवार अपने घर से विभक्त होकर इधर उधर भटकने लगे या आवारागर्दी करने लगे, यानी या बाणभट्ट की आत्मकथा में दिया है कि जीवन के कारण आवारा की भांति घर छोड़कर इधर उधर भटकता फिरा तो लोग उसे बंड कहने लगे। इसी शब्द का संस्कृत रूप बाण बन गया। अब बाण निरुद्देश्य इस नगर से उस नगर में, उस जनपद से इस जनपद में वर्षों तक इधर उधर फिर रहे थे। इस दौरान में उसे अपनी जीविका के लिए अनेक कार्य करने तथा छोड़ने भी पड़े। वह कभी नट बनते थे, कभी
पुतलियों का नाच दिखाते थे, कभी नाट्य मंडली में संगठित जो कार्य होते थे, कभी पुराण, कभी पाठक बन जाना। वह सुंदर मृदुभाषी और वाक्पटु भी थे, इसलिए जिस कार्य की ओर भी वह प्रवृत्त होते उसी में आशातीत सफलता भी उन्हें मिलती रहती थी। इसी प्रकार एक भटकता हुआ जो बाणभट्ट है, स्थानेश्वर या थानेश्वर नगर में पहुंच गया। वहां पर उनसे एक विशाल जुलूस को राजमार्ग से गुजरते हुए देखा। उस जुलूस में जितने भी नर नारी थे, सभी हर्ष के पारावार में डूब रहे थे और किसी न किसी क्रिया से अपने हर्ष के आधिक्य को प्रकट कर रहे थे। वाहन बहुत देर तक ये देखते रहे, उस महोत्सव को देखते रहे। जब जुलूस निकल गया तो उसकी या बाणभट्ट की विचारधारा टूटी। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह महोत्सव कुमार कृष्णवर्धन के पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा था। बाण के मन में यह विचार आया कि क्यों न वह राजभवन में जाकर उस नवजात शिशु को आशीर्वाद दे आए। इस विचार को कार्यान्वित करने के लिए वह तत्पर हो गए। उस दिन उसने भली प्रकार यानी उन्होंने स्नान किया, शुक्ल अंगराग धारण किया, शुक्ल पुष्पों की माला पहनी, यानी वहाँ राजभवन में जाने के लिए वो तैयार हो गई। अब जब संध्या हो गई, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी की दिन चांदनी पृथ्वी पर फैल गई तो वह अत्यंत पुलकित होकर राजभवन की ओर चले। उनके मन में अनेक प्रकार की सुनहली आशाएं, उमंगी जाग रही थी और उनके चरण द्रुत गति से राजभवन की ओर उठ रहे थे। सहसा एक क्षीण और कोमल आवाज उनके कानों पर पड़ी, भट्ट ओ भट्ट। ऐसा वो किसी की आवाज़ उनके कानों पर पड़ी तो उन्हें लगा कि शायद ये आवाज़ मैं पहचानता हूँ। बाण के चरण एकदम रुक जाते हैं। उन्होंने मुड़कर देखा तो निपुणिका एक दुकान पर बैठी हुई उन्हें पुकार रही है। मंद सी मुस्कान लेकर वह उसकी ओर देखती है। बाण को उसे पहचानने में देर न लगी थी, क्योंकि निपुणिका से उसका पुराना और अत्यंत गहरा परिचय था। निपुणिका का जन्म सामाजिक दृष्टि से निम्न वर्ग में जाने वाले वर्गों में से एक ही वर्ग में हुआ था। उसके पूर्वज गुप्त सम्राटों के यहाँ नौकरी किया करते थे, जिसके कारण वे अपने वंश को पवित्र वैश्य